हेलो ऑल, आप सबको नमस्ते। अचीवर्स पॉइंट की तरफ से मैं वर्णन रॉय फिर आ गया हूं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके। यहाँ पे हम लोग अचीवर्स पॉइंट पे लाइव क्लास फॉर आईएएस प्रिपरेशन करवाते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप गाइड टू यूपीएससी प्रीलिम्स है। यहाँ पे हम लोग क्लासेस प्रोवाइड करते हैं जो लोग यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 3 महीना ही बचा है, 3 महीने से थोड़ा ज़्यादा प्रीलिम्स के लिए। तो एक अच्छा अगर सरकारी अधिकारी बनना है, सरकारी नौकरी लेना है, तो हमारे लिए ये सही मौका है कि प्रिपरेशन स्टार्ट करें दम से। ये इसलिए हम लोग मॉर्निंग 6 to 8 AM एक क्लास रख रहे हैं, फ्राइडे मंडे टू फ्राइडे, और इवनिंग को शाम को 10 PM to 11:30 PM मंडे टू सैटरडे एक क्लास लग रहे हैं। तो आप सभी लोग जो वाकिफ है हमारे वीडियो से, हम लोग पहले भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पॉलिटी के ऊपर 4-5 वीडियो दे चुके हैं। ये हम लोगों का एक प्रयास है अचीवर्स पॉइंट की तरफ से कि आप लोगों को जो यूपीएससी के लिए पढ़ रहा है या प्रिपरेशन ले रहा है, वो लोग ये वीडियो देखें और प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चन आया, किस तरह के सवाल आया है, कैसे इसको हम लोग प्रिपरेशन करना है, कैसे क्या करना है, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक ब्रीफ में लेके आए हैं। यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं वीडियो में। हर वीडियो में 5-5 करके क्वेश्चन होगा हर एक सब्जेक्ट का, और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा जिससे आप लोगों का नॉलेज में और बढ़ोतरी हो, नॉलेज आप लोगों का बढ़े, किसी भी चीज़ को जानने में यहाँ पे डिटेल्स में थोड़ा जाना जाए ताकि सारे चीज़ हम लोगों का कवर अप हो। तो आइए इसी को ध्यान में रखते हुए और आप सबको बेस्ट विशेष देते हुए हम लोग आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स पार्ट 1। यहाँ पे हम लोग पिछले साल आने वाले आ गए यूपीएससी क्वेश्चंस में इकोनॉमिक्स वाला क्वेश्चंस उठा के देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आया है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि संकल्प स्कीम एंड इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू। संकल्प जो भारत सरकार का एक पहल है, योजना है, वो योजना किससे जुड़ा हुआ है, संबंधित है या रिलेटेड है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है इरेडिकेशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द मैनुअल स्कैवेंजर्स। मतलब जो लोग मैला उठाने वाले होते हैं, जो लोगों का कचरा उठाते हैं, कचरे वाले का जो प्रैक्टिस है उसको हटाया जाए और वो लोगों को मतलब जहाँ तहाँ कचरा ना फेंक के उन लोगों को एक अच्छा जगह दिया जाए जहाँ पे वो एक जगह पे डंप कर सके सारा कचरा या मैला। यही फर्स्ट वाला ऑप्शंस दिया गया है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, इन्फ्यूजिंग क्वालिटी इन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड मेकिंग देम मार्केट रिलेवेंट एंड एक्सेसिबल। मतलब बोला गया है कि जो युवाएं है भारत में, जितना युवा है सभी कोई किसी ना किसी ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग एकेडमिकली स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, जो हमारे वास्तव दुनिया में काम आएगा, उसके बारे में हम लोग अवेयर नहीं है। तो सरकार की तरफ से यही कोशिश किया गया है कि एक ऐसा कार्यक्रम बनाया जाए, प्रोग्राम या योजना बनाया जाए जहाँ पे भारत के यूथ को ये मौका मिले कि वो लोग अपना जो वोकेशनल ट्रेनिंग है किसी भी फील्ड में उसको अच्छे से करे और उसको मार्केट रिलेवेंट या एक्सेसिबल करे। सोचिए अगर मैं आप लोगों को ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये भी मेरा स्किल डेवलप किया हुआ है। अगर मैं ऐसे ही रीडिंग पढ़ देता तो आप लोग वे वीडियो देखते भी नहीं है। तो मुझे क्या करना है, मुझे आप लोगों को पूरा ये डिस्कस करना है, ये मेरा स्किल के ऊपर है। तो मैं इसको डेवलप किया तभी मार्केट रिलेवेंट बन पाऊंगा मैं, या मुझे काम मिलेगा, वरना काम नहीं मिलेगा। यही बोला गया है। ऑप्शन सी बोला गया है प्रोवाइडिंग पेंशन टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स एज वेल एज ओल्ड एज। मतलब सरकार की तरफ से जो असंगठित क्षेत्र है उनके मजदूरों को या फिर उनके श्रमिकों को, और वृद्धावस्था में जो लोग हैं उन लोगों के लिए पेंशन का बंदोबस्त। और चौथा बोला गया है रिहेबिलिटेशन ऑफ द होमलेस एंड डिस्टिट्यूट पर्सन एंड प्रोवाइड देम विथ सुटेबल सोर्सेस ऑफ लाइवलीहुड। मतलब बोला गया है जो लोगों का घर नहीं है उन व्यक्तियों को, उन लोगों को पुनर्वासन दिया जाए उन लोगों का, और उन लोगों को कुछ जीविका दिया जाए ताकि वो लोग अपना वो जीविका पहल करते हुए अपने जिंदगी चला सके। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज
क्या बोला गया है ऑप्शन बी में कि इन्फ्यूज क्वालिटी इन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड मेकिंग देम मार्केट रिलेवेंट। मतलब भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा युवा है, मतलब 18 साल से लेके 64 साल अगर हम लोग पकड़े, या 18 से लेके 30 साल पकड़े, 30-32, तो इनमें से मैक्सिमम लोग इसमें आ जाते हैं। तो हमारे सबसे लार्जेस्ट यूथ है वर्ल्ड में। तो इतने सारे यूथ के लिए जॉब का बंदोबस्त कैसे किया जाए, इसीलिए सरकार ने ये योजना लाया है संकल्प को, कि ताकि स्कूल में या कॉलेजेस में वोकेशनल ट्रेनिंग भी दिया जाए। मतलब खाली पढ़ाई नहीं, किताब वाला नहीं, वास्तविक दुनिया में जैसे काम किया जा सकता है या काम कराया जा सकता है वैसे ट्रेनिंग दे, ताकि वो लोग मार्केट रिलेवेंट बने और एक्सेसिबल बने। सोचिए अगर आज आप एक अच्छे मैकेनिक बन गए तो आपके एक अच्छे गैरेज में ज़रूरत होगा अच्छे मैकेनिक का, या अच्छे इसमें हमारे कार शोरूम में। तो यही है हमारा पहला वाला प्रोग्राम संकल्प। दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला गया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की तिर्यक लोच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले हमें यह समझना है कि मांग क्या है। सोचिए आप रास्ते से जा रहे हैं और आपको प्यास लगा है। आपका ज़रूरत क्या है, नीड क्या है? योर नीड इज़ वाटर, आपको पानी का ज़रूरत है। लेकिन आपका मन कर रहा है कि कोल्ड ड्रिंक्स पीऊँ, ये है आपका वांट या चाहत। तो अगर आपके जेब में पैसा रहेगा तो आप कोल्ड ड्रिंक्स पिएंगे, और अगर आपके जेब में पैसा नहीं रहेगा तो आप पानी पी के निकलेंगे। मतलब यही बोला जा रहा है कि व्हेन नीड एंड वांट बैक्ड बाय परचेसिंग पावर, जब आपको जो चाहिए होगा उसका खरीदने की क्षमता भी आप में होगा तो आपका मांग बनेगा या डिमांड। अब अगर उसका दाम बढ़ जाए तो आप सोच भी सकते हैं कि मैं नहीं भी खरीदूं या ना भी लूं। तो उसी हिसाब से उसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब मार्केट के हिसाब से या फिर प्राइस या दाम के हिसाब से, मूल्य के हिसाब से मांग में अदल बदल होता ही रहता है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला गया है इट मेजर्स द रिलेटिव चेंज इन द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ ए रिलेटेड कमोडिटी। मतलब बोला गया है कि एक से जुड़ा दूसरा कमोडिटी अगर है तो एक में बदल आएगा तो दूसरे में उसका मांग में बदल आएगा ही आएगा। यही बोला गया है, रिलेटिव चेंज हो रहा है। मतलब ये किसी सापेक्षिक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण किसी वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन का मापन करता है या मापता है। सिंपल तरीके से अगर इसको मैं समझाऊं या एक्सप्लेन करूं तो ये हो सकता है कि किससे जुड़ा है, एक दूसरे से जुड़ा है। सोचिए अगर दूध का दाम बढ़ जाए तो दूध से रिलेटेड जो सारे चीजें सभी का दाम बढ़ेगा। पनीर है, घी है, सभी कुछ का दाम बढ़ेगा। तो दाम बढ़ रहा है एक्चुअली दूध का, लेकिन उससे रिलेटेड जो कमोडिटीज है, सामान है, उसका भी दाम बढ़ रहा है। तो ऐसे हो सकता है कि लोग पनीर खाना कम कर दे, लोग घी खाना कम कर दे। ऐसे भी ठंडे का मौसम चला गया तो इसी से क्या होगा, मांग गिरता रहेगा। यही बोला है पहला स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर सब्स्टिट्यूट गुड। मतलब अगर ऐसा हो तभी जाके सब्स्टिट्यूट होगा। नाउ सब्स्टिट्यूट गुड्स या प्रतिस्थापन वस्तु क्या है? प्रतिस्थानापन्न वस्तुएं क्या है? प्रतिस्थानापन्न वस्तुएं है कि एक के बदले में दूसरा। सोचिए अगर चाय का दाम बढ़ जाए तो आपको ये हो सकता है कि चाय ना पिए, या तो फिर दूसरा हो सकते है कि चाय के बदले कॉफी पिया जाए। समझ में आ गया है? तो इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। मतलब एक के बदले में दूसरा से काम चलाना, यही है। तो आइए यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या होगा? स्टेटमेंट 1 है या स्टेटमेंट 2 है? तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का मतलब होता है कि बोथ 1 एंड 2 दोनों ही सही है। दोनों कैसे सही है? इसका लॉजिक एकदम सिंपल है। अगर एक चीज का दाम बढ़ेगा तो आप वो चीज खरीदने में इंटरेस्टेड ना भी हो सकते हैं, उसके बदले में कोई दूसरा चीज खरीदने में आप इंटरेस्टेड हो सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर इसको उल्टा कर देते हैं, अगर कॉफी का दाम बढ़ जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चाय में आ जा सकते हैं।
उसको सब्स्टिट्यूट करके मुझे और कॉफ़ी खाने का मन नहीं, क्योंकि उसका दाम बढ़ गया है। तो इससे क्या होगा, अचानक से कॉफ़ी का डिमांड मार्केट में गिर जाएगा। यही होता है मांग का क्रॉस इलास्टिसिटी, मतलब एक की वजह से दूसरा गिर जाना और उसकी वजह से दूसरे चीज का ऊपर आ जाना, यही होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ हमारा राइट आंसर दोनों ही सही है, दोनों चेंजेस ही होगा, क्योंकि लोग एक को छोड़ के दूसरे का इस्तेमाल करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू यूरेशियन ग्रुप ऑफ कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है काले पैसे को सफेद करना। जो मेरा इलीगल इनकम है, मतलब नियम बहिर्भूत जो इनकम है हमारे, जो सरकार से हम छुपाना चाहते हैं, उसी को ब्लैक मनी बोलते हैं। तो उसी ब्लैक मनी को सफेद करना होता है मनी लॉन्ड्रिंग, और उसी के चक्कर में फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म होता है। मतलब टेररिस्ट को फाइनेंस किया जाता है वो काले पैसे से, ताकि कुछ ना कुछ फायदा वापस मिल सके। तो यूरेशियन ग्रुप जो है वो इसको कॉम्बैट करता है, मतलब इसके विरुद्ध लड़ता है। तो उसी ग्रुप का कौन सा कथन यहाँ पे सही है स्टेटमेंट? इट इज द रीजनल बॉडी ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फॉर द यूरेशियन रीजन। हम सब जानते हैं कि विश्व में ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग यानी काला पैसा सफेद करना और आतंकवाद को मदद करना पैसे से, इसके खिलाफ कौन लड़ रहा है? FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो ये जो EAG है, यूरेशियन ग्रुप है, ये उसी का एक आंचलिक स्तर है या उसी का एक्सटेंशन है, हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा है इंडिया इज ए मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, भारत इस ग्रुप का मेंबर है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे बोला गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 है कि 2 है कि दोनों है। तो आपके हिसाब से ये क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब क्या होता है? 2 ओनली, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, दैट इज ओनली 2। पहला वाला सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? बिकॉज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अलग चीज है जो पूरे दुनिया का कवर करता है, तो EAG इसका पार्ट नहीं है। EAG अपना यूरेशिया ग्रुप का जो है, यूरोप और एशिया का मिला के, और फाइनेंस FATF क्या करता है? FATF करता है पूरे दुनिया में। तो पूरे दुनिया के साथ हम लोग नहीं मिला सकते। तो हमारे जो यूरोप और एशिया का ग्रुप है वो क्या है? वो इसका अंश नहीं है FATF का, अगर इजी भाषा में बोला जाए। और क्या इंडिया इसका मेंबर है? हाँ, एशिया का देश है तो डेफिनेटली इंडिया इसका मेंबर है। तो हमारा ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो सही है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी के 2 ओनली। पहला वाला हमारा गलत है। तीसरे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू चीट फंड। चीट फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम सब जानते हैं कि चीट फंड क्या है। चीट फंड कोई केंद्रीय सरकार का स्कीम नहीं है। चीट फंड कोई भी खोल सकता है। राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट क्या करते हैं? उसे लाइसेंस देते हैं, और उनका काम ही है कि लोगों का पैसा लो और उसको ज्यादा कमा के दो, यानी ज्यादा बना के दो। लोग आके उसमें इन्वेस्ट करेगा और वो पैसा बना के देगा। हम लोग म्यूचुअल फंड सभी जानते हैं। म्यूचुअल फंड क्या है? मार्केट में रजिस्टर्ड है। चिट फंड मार्केट में रजिस्टर्ड नहीं होता, वो राज्य सरकार से रजिस्टर्ड होता है। तो चिट फंड में बोला गया है, चिट फंड के शब्द में आप लोग फिर हेरा फेरी देखे ही होंगे फिल्म। फिर हेरा फेरी में क्या दिखाया गया? एक नकली चिट फंड कंपनी खोल के सारा पैसा हटा लिया गया या ले लिया गया। ऐसे ही होता है चिट फंड। तो इसके संदर्भ में कौन सा सही है, आइए देखते हैं। चिट फंड आर कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब चिट फंड हमारे जो समवर्ती सूची है, हम जानते हैं सरकार का 3 लिस्ट है, केंद्रीय तालिका, राज्य सूची, केंद्रीय सूची, और दोनों का मिला के समवर्ती सूची। तो चिट फंड इसका अंश है। दूसरा बोला गया है, स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी
रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ चिट फंड। राज्य सरकार चिट फंड के पंजीकरण और विनियमन के लिए उत्तरदायी है। मतलब राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट इन लोगों को लाइसेंस देता है। और तीसरा बोला गया है चिट फंड आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमारा जो है उससे चिट फंड को छूट दिया गया। तो इधर पे बोला गया है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे बोला गया है स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 3 इज नॉट करेक्ट। मतलब हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 एंड 2 ओनली, 3 इज नॉट करेक्ट। तो क्या बोला गया है, चिट फंड किसका पार्ट है? हालांकि स्टेट गवर्नमेंट इसका लाइसेंस देता है, लेकिन ये समवर्ती सूची का पार्ट है। तो कंकरेंट लिस्ट में चिट फंड आता है, ये हम लोगों ने सही देखा, सही स्टेटमेंट है। दूसरा, हम लोग पहले ही बात कर चुके कि कौन लाइसेंस देता है इन लोगों को, राज्य सरकार लाइसेंस देता है या रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो ये हमारा ये भी सही है, राज्य सरकार इन लोगों को रजिस्ट्रेशन देता है। और तीसरा है एक्सटेंड फ्रॉम जीएसटी। हम सब जानते हैं एक पेट्रोल और दूसरा अल्कोहल को छोड़ के जीएसटी में लगभग सभी चीज इंक्लूडेड है। तो चिट फंड कैसे इससे बाहर, टैक्स के बाहर रह सकता है? तो ये क्या होगा, हमारा गलत स्टेटमेंट है कि जीएसटी इससे छूट है, नहीं छूट है, चिट फंड भी जीएसटी देता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, हमारा पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है लेकिन तीसरा वाला गलत है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला गया है पीके मोहंती कमिटी रिसेंटली इन न्यूज रिलेटेड टू। मतलब पीके मोहंती कमिटी जो बनाया गया सरकार की तरफ से, वो हाल ही में सुर्खियों में है या खबर में है। तो किस चीज से संबंध है, मतलब ये कमिटी किस लिए बनाया गया? पहला बोला गया है रिफॉर्म्स इन गवर्नेंस एंड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। मतलब हमारे जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, निजी क्षेत्र के बैंक है, जैसे एक्सिस बैंक, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, या विदेशी बैंक जो है, जो लोग प्राइवेट काम करते हैं, उन लोगों के लिए एक अभिशासन और एक नैगमिक ढांचे, यानी कि एक स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर कि आप कैसे काम करें और आपको क्या क्या चीज मान के चलना होगा, ये सुधारने के लिए बनाया गया है। दूसरा बोला गया रिफॉर्म इन आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र बलों में सुधार लाने के लिए बनाया गया है, ताकि हम लोग इंडियन मिलिट्री को और कितना स्ट्रॉन्ग और कितना शक्तिशाली बना सके, बलशाली बना सके, इसीलिए। तीसरा बोला गया है एड्रेसिंग इश्यूज रिगार्डिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, एमएसएमई। हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है, यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज मतलब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग जो है, छोटा छोटा कंपनीज जो है, छोटे छोटे फैक्ट्रीज जो है, हैंडलूम इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बोले, या फिर हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोल सकते हैं, जो बड़ा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा है, उन लोगों का जो प्रॉब्लम चल रहा है अभी, वो लोग कैसे जिए, कैसे अपना कंपनी चलाए, छोटा कंपनी, उसके सुधार के लिए बनाया गया है। और चौथा बोला गया है डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट, मतलब जो हम लोग जैसा भी पेमेंट या भुगतान करते हैं उसका डिजिटलीकरण, मतलब सारा पेमेंट मैक्सिमम अब डिजिटली कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारा आता है 60 ए का मतलब क्या है कि रिफॉर्म्स इन गवर्नेंस इन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। हम सब जानते हैं कि आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी जो बैंक है, ये सारे बैंक क्या करते हैं, लोगों के पैसे लेके डील करते हैं। हम लोग इस बैंक में पैसा रखते भी है, ये सब बैंक से लोन भी लेते हैं, और ये सब बैंक हमारा पैसे को इन्वेस्टमेंट में या बिजनेस में भी लगाता है। तो एक गाइडलाइन बनाना, हालांकि रिसेंटली हम लोग देखे बहुत सारे किस्से ऐसे सामने आए जहां पे पब्लिक के पैसे को लेके खिलवाड़ हुआ है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक के जो चेयरमैन थे इंदिरा नुई, उसको हटा दिया गया है। उसके बाद एचडीएफसी बैंक का एक ये सामने आया है। तो पब्लिक के पैसे को लेके ये बैंक
बिजनेस माइंडेड बैंक जो है, प्राइवेट बैंक, ये लोग खिलवाड़ ना कर सके, इसके लिए और बैंक का भी भला हो, ऐसे गाइडलाइंस आरबीआई की तरफ से या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लाया जा रहा है, ताकि बैंक को और अच्छी तरह से सेटअप कर सके, ताकि बैंक का बिजनेस बढ़ सके। प्राइवेट बैंक का बिजनेस बढ़ेगा तो लोग अट्रैक्ट होंगे, तो सरकारी बैंक को भी प्राइवेट बनाने की जो प्रक्रिया बोला जा रहा है उसको करने में भी आगे आसानी होगा। इसीलिए आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के जो डायरेक्टर है पीके मोहंती, उनको हेड बना के एक 5 मेंबर का 5 सदस्य का कमेटी बनाया गया है, जो एक नया ढांचा तैयार करेगा, जिससे हमारे इंडियन बैंकिंग सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग जो है वो अच्छे से काम करेगा। तो ये रहा हमारे आज के 5 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के पार्ट 1 के। हम लोगों ने देखा तरह तरह के चीज, बैंक का काम देखे, हम लोगों ने देखा चिट फंड का क्वेश्चन। तो ऐसे हिसाब से हम लोगों को धीरे धीरे करके हम लोग और एक्सप्लेन करते जाएंगे, और हमारी इकोनॉमी यानी हमारे जो अर्थव्यवस्था है उसके स्वच्छ धारणा आप लोगों को और अच्छा होता रहेगा। तो आइए यही संकल्प करें कि हमारी इकोनॉमी अच्छे हो और उसमें हम भी अपना योगदान दें। और आप लोगों को पहले से ही शुभेच्छाएं कि आप लोग अच्छे से पढ़ें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। चैनल का नाम फिर से बोल रहा हूँ, AP विकास यादव। यहाँ पे आप लोगों को डेली बेसिस पे वीडियो मिलता रहेगा ऐसे क्वेश्चंस के, जिससे आपके ही नॉलेज में बढ़ोतरी होगी। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, अपने आप को संभालें और परीक्षा की प्रस्तुति अच्छे से लीजिए। थैंक यू।